अगला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एकता में बल। पाठ परिचय। एकता में बहुत बल होता है। जिस कार्य को हम अकेले नहीं कर पाते उसी कार्य को मिलकर सबके साथ एकजुट होकर आसानी से कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में एकता की शक्ति को बड़े ही प्रेरणादायी ढंग से वर्णन किया गया है। तो एकता के बारे में हम जान लेते हैं कि एकता से कैसे हम बड़े से बड़े मुश्किल कार्य को आसान बना सकते हैं। दौड़ो दौड़ो, जानवरों के एक झुंड के पीछे पीछे दौड़ते हुए धीमा हिरन चिल्लाया। क्यों, क्या हुआ? हीरो हिप्पो ने पूछा, जो इस जंगल में नया नया आया था। हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दौड़ने की तैयारी करते हुए गिंकू जिराफ ने कहा, तुम भी हाथियों के एक झुंड के रास्ते में चोट खाने के लिए खड़े होना नहीं चाहोगे। कुछ सेकंड में ही पूरा जंगल खाली हो गया था। सभी जानवर या तो छिप गए थे या वो भाग गए। छछूंदर और खरगोश अपने बिलों में चले गए। गिलहरियां और बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए और अन्य सभी जानवर जंगल के सबसे दूर वाले किनारे की ओर भाग गए। राजा शेरू सिंह भागने वालों में प्रथम थे, जो भगदड़ की पहली जानकारी मिलने पर ही भाग गए थे। अब जंगल में सब लोग इधर उधर क्यों भाग रहे थे, क्यों छुप रहे थे? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब हाथियों का झुंड आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहा है। सोनवन के जंगल में हर दिन दोपहर के बाद कुछ हाथी किसी को नुकसान की परवाह किए बिना नदी की ओर दौड़ लगाते थे। नदी में भी वे किसी और जानवर को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं देते थे। जब वे नहा या खेल रहे होते थे, अगर कोई जानवर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत कर भी लेता तो वे उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक देते या उस पर पानी की बौछार कर देते थे। तो उस जंगल में उन हाथियों ने इतना उत्पात मचाया हुआ था कि कोई भी उनके पास आना पसंद नहीं करता था। दोपहर के बाद सभी जानवर हाथियों से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। सभी जानवर हाथियों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन सभी बंदर इस समस्या पर बात करने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। इन हाथियों को सबक सिखाए जाने की ज़रूरत है। वे हमारे जंगल को तहस नहस करते रहते हैं। एक बंदर ने कहा, हाँ, हम अपने बच्चों को बाहर खेलने देने से भी डरते हैं। वे सभी बहुत ही डरे हुए हैं। एक माँ बंदर ने कहा, हमने उनसे बात करने और प्यार से सब कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन वे इस पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि महाराजा शेरू भी उनके खिलाफ कुछ करने में असमर्थ है। एक दूसरे बंदर ने कहा। अब बंदर जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं कि ये जो हाथी है ये किसी की भी नहीं सुनते, ये जंगल के राजा शेर की भी नहीं सुनते, शेर भी इनसे डरता है। अचानक बंदरों का नेता मनु बोला, मेरे पास एक योजना है। सभी बंदर चुप हो गए और ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। हमें अपनी शक्ति का उपयोग इन दबंगों के खिलाफ करना है। कल जैसे ही वे हाथी नदी से निकलेंगे, हम उनके रास्ते में गड्ढे कर उसे पत्तियों से ढक देंगे। वे जब जंगल की ओर तेजी से भागेंगे तो उन गड्ढों में गिरकर फंस जाएंगे, मनु ने कहा। अब मनु ने एक तरकीब निकाली कि हम जंगल में क्या कर देंगे, बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे और उनको क्या कर देंगे, हम पत्तों से ढक देंगे। लेकिन हम तो छोटे जानवर हैं, हम हाथियों के आकार जैसे बड़े गड्ढे कैसे बना पाएंगे? एक बंदर ने पूछा। हमारी शक्ति हमारी संख्या में है। हम सभी मिलकर अगर यह काम करें तो ज़रूर सफल होंगे, मनु ने कहा। अब उसे एक बंदर ने कहा कि हम तो बहुत छोटे हैं, हम हाथी जितना बड़ा गड्ढा कैसे करेंगे? तो मनु ने कहा
क्योंकि हम संख्या में ज़्यादा हैं। तो अगर हम मिलके काम करेंगे तो हमारे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी बंदरों ने मिलकर बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। इस काम में कुछ दूसरे जानवरों ने भी सहायता की। दोपहर में जब हाथी जंगल की ओर भागे तो एक एक कर गड्ढे में गिरने लगे। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद हाथी थक गए। हाथियों को कोशिश करते देखकर अन्य सभी जानवर जो छुपे हुए थे वे बाहर आ गए। मनु पेड़ से उतरा और बोला, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि अब तुम जंगल के इस भाग में नहीं आओगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और हमें जाने दो। हम तुम्हें अब और ज़्यादा परेशान नहीं किया करेंगे। वे चिल्लाकर बोले। कौन? हाथी। फिर सभी ने मिलकर मोटी रस्सी की सहायता से हाथियों को बाहर निकाला। सभी हाथी बाहर निकलते ही नदी की दूसरी ओर भाग गए। सभी जानवरों ने जीत की खुशी मनाई। हाथियों के खिलाफ खड़े होने के लिए बंदरों का स्वागत किया गया। महाराजा शेरू ने भी उन्हें इस काम के लिए बधाई दी। तुम सभी ने उद्दंड हाथियों से जंगल की रक्षा की है। हमें तुम सभी पर गर्व है। शेरू ने कहा, यह किसी एक का काम नहीं था, बल्कि उद्दंडों को पराजित करने के लिए हम सभी की एकता का कमाल था। इसीलिए हम सभी बधाई के पात्र हैं। मनु ने कहा। शिक्षण निर्देश छात्रों को अन्य प्रेरक प्रसंग के माध्यम से एकता की शक्ति के विषय में बताएं तथा मिलजुल कर रहने और साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दें। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें एकता में रहना चाहिए और एकता से ही काम करना चाहिए। अब जो तरकीब थी वो तो एक बंदर ने निकाली थी, लेकिन क्या वो एक अकेला बंदर इतने सारे गड्ढे खोद पाता? नहीं ना। तो उसने सब बंदरों को मिलाया, सब जानवरों को मिलाया और सबके साथ एकजुट होकर उन हाथियों को जंगल से बाहर निकाला। तो बच्चों, इसी तरीके से हमें भी एकजुट होकर काम करना चाहिए। शब्दकोश: उत्पात, उद्यम, मिस्चीफ, हिम्मत, साहस, करेज, बौछार, पानी की तेज धार, शावर, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, सबक, सीख, लेसन, तहस नहस, बर्बाद, रूंड, असमर्थ, मजबूर, हेल्पलेस, शक्ति, ताकत, पावर, एकाएक, अचानक, सडनली, वादा, वचन, प्रॉमिस, उद्दंड, शरारती, इम्पर्टियंस, गर्व, घमंड, प्राउड। आओ बच्चों, इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। जंगल में रहने वाले जानवरों को जंगली जानवर कहते हैं। तो पालतू जानवर किसे कहते हैं? तो पालतू जानवर वो होते हैं जिन्हें हम पाल सकते हैं और अपने घर में या घर के आसपास रख सकते हैं। क्या आप भी किसी से परेशान हैं? आपको बताना है कि आप भी कक्षा में या अपने घर के आसपास किसी से परेशान हैं। यदि आपको हाथियों को सबक सिखाने का अवसर मिलता तो आप क्या करते? तो बच्चों, ये आपको बताना है। यदि आपको अवसर दिया जाता, मौका दिया जाता हाथियों को सबक सिखाने का, तो आप क्या करते? जब हाथियों को पता चला होगा कि गड्ढे बंदरों ने खोदे थे तो उन्होंने क्या किया होगा? अब हाथियों को तो नहीं पता था कि जो गड्ढे थे वो बंदरों ने खोदे थे। अगर सोचो उन्हें पता चलता तो वो क्या करते? क्या जंगल का राजा शेर सच में मजबूर था? हाँ, वो सच में मजबूर था, क्योंकि वो वैसे ताकतवर था। लेकिन अगर देखा जाए उन दोनों में, अगर आप कंपेयर करो तो हाथी ज़्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो मजबूर था। और इतने सारे जो हाथी थे वो कैसे थे? झुंड में थे, और शेर जो था वो अकेला था, इसीलिए वो मजबूर था। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। का उत्पात किसने मचाना शुरू कर दिया? ए हाथी, बी बंदर, सी शेर या फिर डी घोड़े ने? तो आपको सही आंसर तो पता ही है, वो थे हाथी। हाथियों ने क्या किया था? शोर मचाना शुरू कर दिया था, उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से आप साइड में जो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, विकल्प देख रहे हैं, इसमें भी आप सही गोले को रंगेंगे। ख, जंगल में नया नया आया था। कौन?
ए गीकू जिराफ, बी हीरो हिप्पो, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बी हीरो हिप्पो जो था वो जंगल में नया आया था। ग जंगल का क्या नाम था? ए सोना, बी मधु, सी निधि, डी खुशी। तो जंगल का नाम था निधि। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन चले गए थे? ए गिलहरी, बी बंदर, सी दोनों, या फिर डी कोई नहीं। तो दोनों ही, गिलहरी और बंदर दोनों ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए थे। तो इसका सही विकल्प है सी। दूसरा, उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। का कुछ सेकंड में ही पूरा जंगल खाली हो गया। गिलहरियां और बंदर डैश की सबसे ऊंची डाल पर चले गए। किसकी? पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चले गए। ग राजा डैश भागने वालों में प्रथम था। राजा शेरू जो है वो भागने वालों में प्रथम था। तीसरा, नाम का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको इस कहानी से जुड़े हुए कुछ पात्र हैं, इनके नाम आपको मिलान करने हैं इनसे। पहला है हिप्पो, तो इसका नाम था हीरो। दूसरा है शेर, इसका नाम था शेरू। तीसरा है बंदर, इसका नाम क्या था? मन्नू। और चौथा है जिराफ, इसका नाम है गिंकू। अब इनका नाम आप रखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चित्र देखने को मिल रहे हैं कुछ जानवरों के, इनका नाम आपको स्वयं रखना है। जैसे पहला है गिलहरी, तो आप इसको गिल्लू गिलहरी भी बुला सकते हो। दूसरा है खरगोश, तो आप इसको खोलू खरगोश भी बुला सकते हो। इसी तरीके से बाकी दो जानवरों के नाम आप यहाँ पे रख सकते हो। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क दौड़ो दौड़ो कौन चिल्लाया? तो दौड़ो दौड़ो कौन चिल्ला रहा था? सबसे पहले दीमा हिरन। नहाते समय यदि कोई जानवर हाथियों के पास आ जाता तो हाथी क्या करते थे? यदि जब हाथी नहा रहे होते थे नदी में और उनके पास कोई आ जाता तो क्या करते थे? उसे अपनी सूंड से पकड़कर दूर फेंक देते थे, या फिर उनके ऊपर वो पानी का छिड़काव करते थे। ग बंदर ने गड्ढे क्यों खोदे? अब सारे जानवर जो थे, पूरा जंगल जो था, वो उन हाथियों के उत्पात से परेशान था, तो उन हाथियों को सबक सिखाने के लिए बंदर ने गड्ढे खोदे। घ बंदर ने हाथियों से क्या वचन लिया? तो बंदर ने हाथियों से वो यह वचन लिया कि तुम जंगल के इस भाग में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तुम नहीं आओगे। पाठ से आगे की बात। क्या आप कभी नदी में नहाए हैं? यदि हाँ, तो नदी में नहाकर आपको कैसा लगे? तो ये अनुभव जो है नदी में नहाने का, अगर आप नहाए हैं तो इस अनुभव को आपको बांटना है, शेयर करना है। आप गर्मी की दोपहरी में क्या क्या करते हैं? जब बहुत गर्मी होती है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, ये आपको बताना है। क्या सच में राजा शेरू हाथियों को भगाने में असमर्थ था? वो बिल्कुल हाथियों को भगाने में असमर्थ था, क्योंकि हाथी जो है वो विशालकाय जानवर होता है, वो शेर से काफ़ी बड़ा होता है, और साथ ही साथ हाथियों का पूरा झुंड था। एक हाथी नहीं था, बहुत सारे हाथी थे, तो शेर उनको भगाने में असमर्थ था। भाषा का खेल। पाठ में से अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर गोला बनाइए और लिखिए। तो यहाँ पे आपको पाठ को दोबारा पढ़ना है और यहाँ पर आपको अनुस्वार वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं। पहले आप उन पे ढूंढकर गोला बनाएंगे, फिर उन्हें यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा, श या स लिखकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे पहला है ख र गो श, आप यहाँ पे श लिखेंगे। समझते, समस्या, कोशिश, तहस नहस, फंस, शक्ति, सफल, सहायता, सभी। तीसरा है ई लगाकर लिखिए। बाहर बाहरी, भाग भागी, साथ साथी, दोपहर दोपहरी, माफ माफ़ी, भाग भागी। बच्चों की सभा। आओ खेल खेलें। कौन कहाँ छिपा है? चित्र देखकर बताइए। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन कहाँ पे छिपा हुआ है। जैसे कि बंदर कहाँ छुपा हुआ है? पेड़ पे छुपा हुआ है। तोता कहाँ छुपा हुआ है? ये पेड़ की टहनी में छुपा हुआ है। जिराफ पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, और खरगोश जो है ये झाड़ियों में छिपा हुआ है। जरा सोचकर बताओ, जब आप छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं तो सबसे अधिक कहाँ छुपते हैं?
अब बच्चों आपको बताना है, जब भी आप छुपन छुपाई का, हाइड एंड सीक का खेल खेलते हैं, अब चाहे आप घर पे खेल रहे हैं चाहे आप गार्डन में खेल रहे हैं, तो आपके छुपने की जगह कौन सी है ये आपको बताना है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करेंगे। शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है इकाई 2, रंग ही रंग। जन्मदिन। पाठ परिचय। परिवार में मनाए जाने वाले उत्सव हमें सबसे मिलने और खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रस्तुत कविता में जन्मदिन के उत्सव का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम जान लेते हैं इस कविता के माध्यम से कि जन्मदिन कैसे मनाते हैं और जन्मदिन के माध्यम से हम कैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से मिलते हैं। आइए बच्चों इस कविता को साथ में गुनगुनाते हैं। जन्मदिन आया, संग अपने खुशियों की सौगात लाया। पापा लाए केक और मिठाई, मम्मी ने है ढेरों पकवान बनाया। भाई बहनों ने मिलकर रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे घर को है सजाया। तो एक बच्चे का जन्मदिन है, यहाँ पे वो बता रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पापा घर पे केक लाए हैं, मिठाई लाए हैं और मेरी मम्मी जो है वो क्या कर रही है, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना रही है। और साथ ही साथ मेरे जो भाई बहन है वो पूरा घर जो है सजा रहे हैं। दोस्त आए, पड़ोसी आए, पूरे रिश्तेदारों से घर है गुलजार हो आया। नाना नानी दादा दादी ने मिलकर ढेरों प्यार लुटाया। ढेर सारे तोहफों से पूरा मेरा बैग भर आया। जन्मदिन जैसे इस त्योहार को मैंने आज पूरे मन से है मनाया। अब उसने अपने मित्रों को आमंत्रित किया, पड़ोसियों को आमंत्रित किया, तो सब आ गए, सब उसके लिए उपहार लेके आए, जिन्हें पाकर वो बहुत खुश हुआ है। उसके नाना नानी भी आए हैं, वो भी उसके लिए उपहार लेके आए। तो कहता है कि मैंने कुल मिलाकर अपना जो बर्थडे है, जन्मदिन है, वो बहुत हर्षोल्लास से मनाया। शिक्षण निर्देश छात्रों से उनके जन्मदिन के विषय में बताने को कहें तथा यह भी बताएं कि इस प्रकार के पारिवारिक उत्सव हमें अनेक बातों का अनुभव और ज्ञान भी देते हैं। तो हर बच्चे के लिए उसका जन्मदिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही खुशी से अपना जन्मदिन मनाता है। साथ ही साथ ये खुशी जो है वो अकेले नहीं मनाता, बल्कि सबके साथ वो क्या करता है, बांटता है। शब्दकोश संग, साथ, विद। सौगात, उपहार, गिफ्ट। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। बातचीत कीजिए। आपका जन्मदिन कब आता है ये आपको बताना है। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, आपका जन्मदिन आप कैसे मनाते हैं, आप बाहर जाते हैं या घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आप बताएंगे। इस जन्मदिन पर आपको कौन कौन से उपहार मिले। अब जो आपका जन्मदिन गया उसमें आपको कौन कौन से उपहार मिले, गिफ्ट मिले, ये आपको बताना है। आने वाले जन्मदिन पर आप अपने पिता से उपहार में क्या लेना चाहोगे। अब जो भी आपका जन्मदिन अगले साल या अब आने वाला है, तो इस जन्मदिन पर आप अपने पिताजी से, अपने पापा से क्या गिफ्ट लेंगे, ये भी आपको बताना है। कविता के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। का जन्मदिन अपने साथ क्या लाया। ए खुशियाँ, बी दुख, सी पीड़ा, डी बीमारी। तो जन्मदिन जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, तो ए इसका सही विकल्प है। आप साइड में जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे भी आप ए का जो गोला है उसे रंगेंगे। ख पापा क्या लेकर आए। ए केला, बी केक, सी गुब्बारे, डी गुड़िया। तो पापा जो है वो केक लेके आए। ग गुब्बारों से किसे सजाया। ए मंदिर को, बी दुकान को, सी घर को, डी गली को। तो इसका सही उत्तर है घर को। घ बैग किससे भर गया। ए सब्जी, बी उपहार, सी फल, डी पटाखे। तो उसका जन्मदिन है तो उसके जन्मदिन में इतने सारे उपहार आए कि उसका बैग जो है उपहारों से भर गया। तो इसका सही विकल्प है बी। दूसरा है बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अब यहाँ पे आपको कविता दी गई है लेकिन इसकी पंक्तियां पूरी नहीं है, अधूरी है, हमें इनको पूर्ण करना है। तो आप इनको पूर्ण करके लिखेंगे। पापा लाए केक और मिठाई, मम्मी ने है ढेरों पकवान बनाया, भाई बहनों ने मिलकर रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरे घर को है सजाया। तीसरा है बच्चों, उचित मिलान कीजिए। जन्मदिन आया, पापा क्या लाए, केक। मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने पकवान बनाया और
नाना नानी ने ढेरों प्यार दिया। चौथा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जन्मदिन अपने साथ क्या लाया? जन्मदिन अपने साथ खुशियाँ लाया। ख, जन्मदिन पर मम्मी ने क्या किया? जन्मदिन पर मम्मी ने पकवान बनाए। ग, घर किसने सजाया? भाई बहन ने मिलकर पूरे घर को गुब्बारों से सजाया। ग, उपहारों से क्या भर गया? उपहारों से बैग भर गया। कविता से आगे की बात, आपके अनुसार जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए? केक काटकर या निसहाय बच्चों की सहायता करके? तो बच्चों, आपको बताना है कि हमें अपना जो जन्मदिन है वो कैसे मनाना चाहिए। अगर आपको अपना जन्मदिन मनाना होगा तो आप कैसे मनाओगे? क्या आप केक काटोगे या आप गरीब बच्चों, जो निसहाय बच्चे होते हैं, उनकी आप सहायता करोगे? तो बच्चों, ये आपको बताना है। भाषा का खेल, समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके समान लय वाले शब्द आपको लिखने हैं। जैसे आया का लाया, धुन का सुन, रंग का भंग, नया का गया। दूसरा, लिंग बदल कर लिखिए। अब यहाँ पे कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इनका हमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे भाई का हो गया बहन, नानी का हो गया नाना, दादा का हो गया दादी। तीसरा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उल्टा या सीधा समान होते हैं, जैसे पापा, मामा, दादा, जहाज आदि। ऐसे ही 3 अन्य शब्द लिखिए। तो आप सहस यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे नाना लिख सकते हैं और आप यहाँ पे चाचा भी लिख सकते हैं। चौथा, शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मिठाई, पकवान, सौगात। तो आपको यहाँ पे इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैं बाज़ार गया, वहाँ से मिठाई लाया। मम्मी ने स्वादिष्ट पकवान बनाया। जन्मदिन की सौगात पर मेरे दादा दादी आए। बच्चों की सभा, आओ बातें करें। आप अपने जन्मदिन पर किसे किसे बुलाएंगे? आपस में बातचीत कीजिए। अब ये चीज़ आपको अपने मित्र के साथ डिस्कस करनी है, उनसे ये बात आपको क्या करनी है? साझा करनी है कि आप अपने जन्मदिन पर किस किस को बुलाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय का अगला अध्याय, जिसका नाम है कैटी की उड़ान। पाठ परिचय, दूसरों के साथ अच्छा करने पर उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है, जबकि घमंड करना और दूसरों को परेशान करना स्वयं के लिए भी घातक होता है। प्रस्तुत पाठ में यही बात समझाई गई है। तो हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी अच्छा हो तो आपको दूसरे के साथ भी अच्छा ही करना चाहिए। कैसे, ये इस पाठ में हम जानेंगे। कैटी एक खूबसूरत रंगीन पतंग थी जिसे आकाश में ऊंचा उड़ना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह बादलों के बीच काफ़ी ऊपर उड़ रही थी तो उसने एक कौवे को अपनी ओर उड़कर आते देखा। कैटी ने कहा, हेलो मिस्टर कौवे, प्लीज़ मेरे निकट मत आओ, नहीं तो क्या? कौवा कड़क कर बोला। अरे नहीं, चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन कैटी हिचकिचाई। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसे जो बताना है वह कैसे बताए। लेकिन क्या? कौवे ने परेशान होकर पूछा। अब उसने दोबारा पूछा कि लेकिन क्या? लेकिन का मतलब कि तुम्हारे पंख मेरे धागे से जख्मी हो सकते हैं। आखिर मैं कैटी ने कह ही दिया, तुम तो आकाश में रहने वाली भी नहीं हो, तो मुझे चेतावनी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब वो कौवा जो था वो उससे कहता है कि तुम्हारे तो पंख भी नहीं है, तुम तो खुद डोरी के सहारे से उड़ती हो, तो तुम मुझे चेतावनी कैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें चेतावनी नहीं दे रही हूँ, मैं तो तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम घायल ना हो जाओ। कैटी ने शांति से कहा। वह लड़ना नहीं चाहती थी। मैं आकाश के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तुम मुझे यह बताने की कोशिश ना करो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। किसने कहा? कौवे ने। मैं तुम्हें फिर से आकाश में देखना नहीं चाहता, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, कौवे ने चेताया। उल्टा कौवे ने उसे क्या दे दी? चेतावनी दे दी कि तुम मुझे दोबारा आकाश में मत दिखना। लेकिन मिस्टर कौवे, आप गलती कर रहे हैं,
मैं अपनी इच्छा से नहीं उड़ती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। नीचे एक आदमी है जो मेरे धागे को पकड़े हुए है, वही मुझे उड़ाता है और नियंत्रित करता है। कैटी ने विस्तार से बताया। कैटी जो पतंग है उसने कहा कि मैं खुद से तो नहीं उड़ रही, मुझे तो उड़ाया जा रहा है, मेरी डोर तो किसी और के हाथ में है। अब कौवा काफ़ी गुस्से में आ गया। तुम्हारी जिद अब तुम्हारे लिए महंगी साबित होने वाली है। कैटी की ओर हमला करने के लिए उड़ते हुए कौवे ने कहा। जैसे ही कौवा कैटी के पास आया, कैटी के धागे ने कौवे के पंखों को घायल कर दिया। वह दर्द से चिल्ला उठा और दूर भाग गया। लेकिन थोड़ी देर में कौवे ने फिर से पतंग पर हमला किया और पतंग के धागे को काट दिया। अब एक बार वो उसके पास गया लेकिन वो जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, दोबारा हिम्मत की, दोबारा उसके पास आया और उसके धागे को काट दिया। अरे नहीं, मूर्ख कौवे ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। वह स्वयं भी घायल हो गया और मेरा भी धागा तोड़ दिया। अब मैं भी नीचे की ओर गिर रही हूँ, वह घबराकर बोली। चूँकि हवा बहुत तेज़ थी, वह नीचे की ओर आराम से बहने लगी। हवा कैटी को एक व्यस्त मार्केट की ओर बहा ले गई। अब पतंग जो होती है वो हल्की होती है, तो वो हवा के झोंके के साथ धीरे धीरे जा रही थी। कहाँ की तरफ? मार्केट की तरफ। वहाँ एक दुकान से एक महिला उसी समय बाहर निकली थी। तभी एक चोर ने उसका पर्स झपट लिया और भागने लगा। चोर चोर, प्लीज़ उसे पकड़ो, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। महिला की आवाज़ सुनकर कैटी ने चोर को पकड़ने में उसकी मदद करने की सोची। कैटी पूरी स्पीड से उसके पीछे भागी। उसने उसके पैरों के बीच से उड़कर उसे जकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि चोर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, पास से गुजरते लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उन लोगों ने उससे पर्स छीन लिया और उस महिला को दे दिया। फिर चोर को पुलिस स्टेशन ले गए। महिला अपना पर्स पाकर बहुत खुश थी। उसने पतंग को ज़मीन पर पड़ा देखा। फिर महिला ने पतंग को उठा लिया और बोली, तुम्हें धन्यवाद, तुम्हारी वजह से चोर पकड़ा गया और मुझे मेरा पर्स मिल गया। मैं तुम्हें अपने घर अपने साथ रखने के लिए ले जा रही हूँ। कैटी को अपने ऊपर गर्व हुआ। उसने सोचा, मैं तो फेंक दी जाने वाली या नष्ट कर दी जाने वाली थी, लेकिन अब इस महिला के घर में इसके साथ रहने जा रही हूँ। एक तरफ कैटी के साथ सब कुछ अच्छा होने जा रहा था, तो दूसरी ओर घमंडी कौवा अपने जख्मों की वजह से दर्द से चिल्लाए जा रहा था। शिक्षण निर्देश छात्रों को पतंग उड़ाने के समय रखी जाने वाली सावधानियों के विषय में बताएं। साथ ही उन्हें समझाएं कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, दूसरों का भला सोचना चाहिए और दूसरों का अच्छा ही करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पतंग का मांझा होता है वो काफ़ी शार्प होता है, तेज होता है, उससे आपके हाथ कट सकते हैं या किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप कोशिश करें कि पतंग को जो उसकी डोरी होती है उसी से ही उसको उड़ाएं, मांझे का इस्तेमाल ना करें। शब्दकोश: जख्मी, घायल, वुंडेड, चेतावनी, सतर्क रहना, अलर्ट, कोशिश, प्रयास, ट्राई, नियंत्रित, काबू, कंट्रोल, विस्तार से, बड़े रूप में, इन डिटेल, नष्ट, समाप्त, डिस्ट्रॉयड, वजह से, कारण, काउजेस, दर्द, पीड़ा, पेन। तो आओ बच्चों, इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? बताओ बच्चों, क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है? पतंग का महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपको बताना है कि पतंग का जो महोत्सव होता है वो कहाँ मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। पतंग उड़ाते समय आप क्या ध्यान रखते हैं? अब पतंग उड़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको बताना है। यदि आपका पेंसिल बॉक्स खो जाए और थोड़ी देर बाद वह मिल जाए तो उसे ढूंढने वाले को आप क्या कहेंगे? अगर आपका पेंसिल बॉक्स खो गया है और कोई उसे ढूंढकर आपको दे देता है और आपको बहुत खुशी मिलती है, तो जो उसको ढूंढ कर लाता है आप उसके साथ क्या करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे या उसको कुछ गिफ्ट देंगे, तो ये आपको बताना है।
पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, आकाश में उड़ना पसंद था। किसे? कौवे को, पतंग को, महिला को, इन सभी को। तो पतंग को आकाश में उड़ना बहुत पसंद था। साइड में आपको जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे भी आप बी ऑप्शन वाले गोले को सही तरीके से रंग करेंगे। ख, चोर क्या लेकर भागा? ए अटैची, बी पुस्तक, सी पर्स, डी चैन। तो चोर जो है वो उस महिला का पर्स लेकर भागा। ग, किसे अपने ऊपर गर्व हुआ? कैटी को, कौवे को, इन दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो कौवे को अपने ऊपर गर्व था। महिला अपने घर किसे ले गई? ए पतंग को, बी कौवे को, सी चोर को, डी इन सभी को। तो वो पतंग को अपने घर ले गई। दूसरा, किसने कहा? रेखा खींचकर बताइए। मेरे निकट मत आओ। ये किसने कहा? कैटी, पतंग ने। मुझे चेतावनी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये किसने कहा? कौवे ने कहा। प्लीज उसे पकड़ो। ये किसने कहा? महिला ने कहा। तीसरा, सही या गलत लिखिए। कैटी एक पतंग थी। ये सही है। कैटी को कौवे ने घायल कर दिया। ये सही नहीं है। कौवा खुद उसके पास गया था और उसकी डोरी से वो क्या हो गया था? घायल हो गया था, जख्मी हो गया था। महिला घर से निकली थी। महिला घर से नहीं, वो बाजार से निकली थी। तो ये गलत है। लोगों ने चोर को पकड़ लिया। ये सही है। चौथा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैटी ने अपने पास आने को किसे मना किया? उसने कौवे को अपने पास आने से मना किया। कौवा जैसे ही कैटी के पास पहुंचा तो क्या हुआ? वो उसकी डोर से क्या हो गया? कटकर जख्मी हो गया। पतंग के धागे को किसने काटा? पतंग के धागे को कौवे ने ही काटा जब वो दोबारा उस पर क्या आया था? आक्रमण करने आया था, अटैक करने आया था। महिला क्या चिल्लाई? महिला चिल्लाई, चोर चोर, उसे पकड़ो। पाठ से आगे की बात। हमें बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बड़े जो होते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, तो इसलिए उनकी बात हमें माननी चाहिए। यदि कोई चोर आपके घर में घुस आए और आप घर पर अकेले हों तो आप क्या करेंगे? बताइए बच्चों, अगर आप घर में अकेले हैं, कोई भी नहीं है और चोर घुस आए तो आप क्या करेंगे? कौवे को घमंडी क्यों कहा गया है? कौवे को घमंडी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे अपने पक्षी होने पर घमंड था, तो वो दूसरों की बात भी नहीं सुनता था, इसलिए वो घमंडी था। भाषा का खेल। शुद्ध वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। क, खूबसूरत, खूबसूरत। तो जो दूसरा वाला खूबसूरत है वो सही है। ख, चेतावनी, चेतावनी। तो पहला वाला चेतावनी जो शब्द है वो सही है। ग, महिला, महिला। तो दूसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। घ, गर्व, गर्व। जो दूसरा वाला है वो सही है। चिल्लाहट, चिल्लाहट। तो पहला वाला सही है। धन्यवाद, धन्यवाद। पहला वाला धन्यवाद जो शब्द है वो सही है। दूसरा, शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे महिला लिखा गया है, यहाँ पे हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे ह पे, तो ये बन जाएगा महिला। यहाँ पे आपको सही मात्रा लगानी है, तो यहाँ पे द के साथ ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा दुकान। चर, च पे ऊ की मात्रा लग जाएगी तो ये बन जाएगा चोर। इसी तरीके से आपको बाकी के शब्दों पे सही मात्रा लगानी है और इन्हें पूर्ण करना है। तीसरा, उल्टे अर्थ वाले शब्द से मिलान कीजिए। खूबसूरत का उल्टा क्या होता है? बदसूरत। दिन का होता है रात, ऊपर का होता है नीचे, पास का होता है दूर और आकाश का होता है पाताल। बच्चों की सभा। आओ मिलकर पतंग बनाएं। दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद की पतंग बनाकर उसे रंगों से सजाइए। अब यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पतंग बनानी है, फिर उसको खूबसूरत रंगों से रंगना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका जो हिंदी कक्षा में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है अनोखा पर्व बिहू। पाठ परिचय। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ अलग अलग राज्य का कोई ना कोई एक विशेष त्योहार होता है जो उसी राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रस्तुत पाठ में असम के प्रमुख त्योहार बिहू के विषय में बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे
असम राज्य में जो बिहू का त्यौहार है वो किस तरीके से मनाया जाता है। बिहू असम में रहने वाले सभी धर्मों तथा जातियों का सबसे प्रमुख पर्व है। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, इसलिए इसके नाम भी अलग अलग हैं। पहला बिहू असमी महीने बोहाग या हिंदी के बैसाख मास में मनाया जाता है, अतः इसे बोहाग बिहू कहते हैं। बोहाग बिहू से ही असम वासियों का नववर्ष भी आरंभ होता है। तो जो बोहाग बिहू होता है ये असम वासियों के लिए नववर्ष माना जाता है, जो कि कब मनाते हैं ये लोग? बैसाख में मनाते हैं। इसीलिए बोहाग बिहू का विशेष महत्व होता है। चूँकि बोहाग बिहू बसंत ऋतु में मनाया जाता है, इस ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों ओर उत्साह का माहौल होता है, इसलिए इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह पर्व 7 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व के पहले दिन को गौरू बिहू कहा जाता है। गौरू यानी गाय। इस दिन प्रातः ही लोग अपनी गौशालाओं की सफाई करते हैं तथा गाय बैलों के सींगों पर तेल लगाकर उन्हें नहलाते हैं। फिर उन्हें फूलों से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। तो गौरू बिहू में गाय की पूजा की जाती है। तो गाय बैलों को सुबह ही क्या किया जाता है? उनको साफ सफाई की जाती है, उनको नहलाया जाता है, फिर उनको सजाकर उनकी पूजा की जाती है। इस पर्व के दूसरे दिन को मानहू बिहू कहा जाता है। इस दिन लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं तथा अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उन्हें उपहार में गमछा देकर नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। उपहार देने की यह परंपरा बिहुवान कहलाती है। जो दूसरा दिन होता है बिहू का, इसमें लोग जो हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप को सुंदर से नए नए कपड़ों में तैयार करते हैं और जैसे हम लोग नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वैसे ही ये लोग इस दिन एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। इस पूर्व का तीसरा दिन गोसाई बिहू कहलाता है। इस अवसर पर सामूहिक रूप से पूजा की जाती है और लोग आने वाले वर्ष में अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नए वर्ष को शुभ बनाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब तीसरे दिन को गोसाई बिहू कहा जाता है। इस दिन लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम अपनी पुरानी जो बुरी आदतें उनको छोड़ दें और नई अच्छी आदतें अपनाएं। रोंगाली बिहू के अवसर पर असम में सभी स्थानों पर बिहू के लोक गीतों और लोक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। बिहू नृत्य मुख्यतः युवक युवतियों द्वारा घेरा बनाकर किया जाता है। इस गीत संगीत के कार्यक्रम में ढोल, पेपा, भैंस की सींग से बना विशेष प्रकार का बाजा व ताल जैसे वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बिहू एक नृत्य है, डांस है, वो भी इन लोगों द्वारा किया जाता है। बिहू का दूसरा पर्व असमी कैलेंडर के काटी अर्थात कार्तिक मास में मनाया जाता है। इस समय ऋतु परिवर्तित होती है और खेतों में धान की फसलों में बलियां आ जाती है। इस अवसर पर किसानों द्वारा अपनी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है और पशुओं को चावल और नारियल से बने पकवान खिलाए जाते हैं, जिन्हें पीठा कहते हैं। तो बिहू का जो दूसरा पर्व होता है जिसे काटी कहते हैं, इसमें क्या होता है? फसलों की सुख समृद्धि के लिए भगवान से क्या किया जाता है? पूजा आराधना किया जाता है। तीसरे बिहू को भोगाली बिहू या माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। भोगाली भोग शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है खान पान तथा मौज मस्ती। यह पर्व फसलों के पकने और उनकी कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने घरों में भोज का आयोजन करते हैं। सब लोग उमंग और उल्लास से भरकर पूरी रात नाचते गाते हैं। अगले दिन लोग अग्निदेव की पूजा कर उनके सामने अपना आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर कई प्रकार के खेलों जैसे भैंसों की लड़ाई आदि भी आयोजित किए जाते हैं। इस प्रकार असम में बिहू का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। शिक्षण निर्देश छात्रों को त्योहारों के संदेश और उन्हें मनाने के ढंग तथा इनसे संबंधित विशेष प्रसंगों के विषय में जानकारी दें। तो हमारे देश में बच्चों अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों से हमें कोई ना कोई संदेश जो है वो मिलता है।
जैसे कि राखी का त्यौहार जो होता है ये भाई बहन का त्यौहार होता है। इस दिन बहन जो है अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और उससे वचन लेती है कि वो उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। बदले में राखी के भाई जो है वो अपनी बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। शब्दकोश: पर्व, त्योहार, फेस्टिवल, आरंभ, शुरू, स्टार्ट। उत्साह, जोश, एंथुजियाज्म, माहौल, वातावरण, एनवायरनमेंट। शुभकामनाएं, बधाई, ग्रीटिंग्स, आयोजन, व्यवस्था, मैनेजमेंट। आभार, उपकार, ग्रेटिट्यूड। हर्षोल्लास, खुशी के साथ, विद जॉय। आओ बच्चों इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। भारत के अधिकतर पर्व किस पर आधारित हैं? तो भारत के जो पर्व हैं वो ज़्यादातर अलग अलग राज्यों पे आधारित है। आपके राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बच्चों ये आपको बताना है कि आपके राज्य में, जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आपको सबसे अच्छा त्यौहार कौन सा लगता है ये बच्चों आपको बताना है। अगर आपको होली पसंद है तो आप होली लिखेंगे, दिवाली पसंद है तो आप यहाँ पे दिवाली लिखेंगे। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। का बिहू प्रमुख पर्व है, कहाँ का? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी असम या फिर डी चंडीगढ़। तो बिहू प्रमुख पर्व है असम का। साइड में जो बॉक्स है यहाँ पे भी आप सही विकल्प पर गोले को क्या करेंगे, रंगेंगे। ख बिहू वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो ये साल में 3 बार मनाया जाता है। बोहाग बिहू कब मनाया जाता है? ए फाल्गुन में, बी आषाढ़ में, सी वसंत में या फिर डी चैत्र में। तो ये सी वसंत में मनाया जाता है। घ गोरू का अर्थ है, ए गाय, बी मोर, सी बैल या फिर डी हाथी। तो इसका अर्थ है बच्चों गाय। दूसरा है बच्चों उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क चारों ओर डैश का माहौल होता है। तो चारों ओर कैसा माहौल होता है? उत्साह का माहौल होता है। बिहू पर्व के पहले दिन को डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे गोरू बिहू कहा जाता है। ग गाय बैलों के सींगों पर डैश लगाकर नहलाते हैं। उनके सींगों पर क्या लगाया जाता है? तेल लगाया जाता है। उपहार देने की यह परंपरा क्या कहलाती है? ये बिहुवान कहलाती है। तीसरा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू क्यों कहा जाता है? इसे रोंगाली बिहू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ऋतु में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों ओर उत्साह का माहौल होता है, इसलिए इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, बिहू का दूसरा पर्व कब और किस प्रकार मनाया जाता है? तो बिहू का दूसरा पर्व असमी कैलेंडर के काटी अर्थात कार्तिक मास में मनाया जाता है। भोगाली बिहू कब और क्यों मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू जो है यह पर्व फसलों के पकने और उनकी कटाई की खुशी में मनाया जाता है। काटी का अर्थ क्या है? काटी का क्या अर्थ है बच्चों? काटी का अर्थ है कार्तिक मास। पाठ से आगे की बात, क्या कारण है कि आजकल त्योहारों का पहले जैसी रौनक नहीं रहती? तो आपको बताना है बच्चों त्योहारों पर पहले जैसी रौनक क्यों नहीं रहती। भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? आपको बताना है भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। भाषा का खेल, ड, ड़ तथा ढ और द वाले शब्द बनाइए, फिर सभी शब्दों को जोर से बोलिए। अब यहाँ पे आपको ड वाले शब्द बनाने, ड़ वाले शब्द बनाने, ढ वाले शब्द बनाने और द वाले शब्द बना रखे हैं। पहले आपको दिए हुए हैं कैलेंडर, लोहड़ी, ढोल, रिश्तेदार। तो ड वाले शब्द में आप डमरू लिख सकते हैं, डंडा लिख सकते हैं, ठीक है। ड़ वाले शब्द में आप लड़का लिख सकते हैं। ढ वाले शब्द में आप ढोल के साथ ढक्कन लिख सकते हैं, ढाल लिख सकते हैं। द वाले शब्द में रिश्तेदार पहला यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे दवात लिख सकते हैं, दवाई लिख सकते हैं, शहद भी लिख सकते हैं। दूसरा, वस्त्र शब्द में त्र आया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है, उन शब्दों को छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे आप बॉक्स में देख पा रहे हैं कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनमें त्र आया है, आपको उनको छांट के लिखना है, जैसे मित्र, पात्र, पत्र, त्रिशूल,
त्रिकोण, बच्चों की सभा, आओ देश की बात करें। आपने बिहू त्योहार के बारे में पढ़ा। अब आप भारत के किसी एक राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिखिए। इस पाठ में हमने बिहू त्योहार के बारे में जाना। अब आपको यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय पर्व के बारे में, एक राष्ट्रीय पर्व के बारे में लिखना है। आओ कुछ नया लिखें। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये चित्र किसका है? ये दुर्गा पूजा का है। तो यहाँ पे आपको इस चित्र पे 5 वाक्य लिखकर इसे पूर्ण करना है। इकाई 3, हरी भरी दुनिया। ऊपर दिए गए चित्र में मनपसंद रंग भरिए। यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप कोई भी अपने मनपसंद के रंग भर के इसे पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पूरा शुरू करते हैं। आज का अगला अध्याय जिसका नाम है मेरा गांव। पाठ परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आधे से ज़्यादा देश गांव में बसता है, ऐसा कहना गलत ना होगा। प्रस्तुत पाठ में देश के एक छोटे से गांव में बिताए गए कुछ समय का वर्णन किया गया है। विवेक और भव्या विदेश में रहते हैं। वे हर वर्ष अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने भारत आते हैं। वे सबसे और सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस वर्ष जब वे भारत आए तो उनके दादाजी ने उनसे कहा, चलो बच्चों, मैं तुम सबको अपना गांव घुमा लाऊं। विवेक बोला, दादाजी गांव में क्या देखेंगे, हमें कहीं और ले चलिए। दादाजी ने कहा, तुम एक बार चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब विवेक को लगा कि गांव में तो कुछ देखने लायक होता ही नहीं है, वहाँ ढंग से बिजली पानी तो नहीं मिलती, तो गांव में हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, घूमने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन दादाजी उसे कहते हैं, एक बार तुम चल के देखो। दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। पहले वे रेलगाड़ी में बैठे। इंजन की सीटियों और रेलगाड़ी की आवाज़ छुक छुक सुनकर उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। भव्या तो इन आवाज़ों की नकल ही करने लगी थी। रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे। हालांकि वहाँ की सड़क पक्की थी तथा घर पहुँचने के लिए बसें और टैक्सियाँ भी थी, परंतु दादाजी उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा करवाना चाहते थे। खेतों के किनारे किनारे ऊंची नीची ज़मीन पर जब बैलगाड़ी चली तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि झूला झूल रहे हों। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खेत देखे। किसान खेतों में काम कर रहे थे। पेड़ पौधों की खुशबू मन मोह रही थी। घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता विवेक ने शहरों में कभी नहीं देखा था। सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह उठकर सब बच्चे नदी किनारे गए। छोटे छोटे बच्चे नदी में कूदकर नहा रहे थे। भव्या ने दादाजी से पूछा, क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? दादाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ, पर इन्होंने यही अपने आप तैरना सीखा है, मतलब उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। वहाँ के खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं गेहूं की फसल उगी थी तो कहीं सरसों की। वहाँ खेतों में कई सब्जियां भी लगी थी। पहली बार यह सब देखकर दोनों भाई बहन को बहुत अच्छा लगा था। सभी किसान दादाजी के परिचित थे। बच्चों ने अपने हाथों से मूली, गाजर, मटर तोड़कर खाए, गन्ने चूसे। जब वे गांव से लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में कहाँ मिलता है। शिक्षण निर्देश। छात्रों को गांव के जीवन के विषय में बताते हुए समझाइए कि किस प्रकार का अंतर पाया जाता है ग्रामीण व शहरी जीवन में। तो बच्चों, हम लोग अधिकतर कहाँ रहते हैं? शहरों में रहते हैं। शहरों में हमारा घर होता है। हम गांव में कभी जाते ही नहीं हैं। लेकिन गांव की भी अपनी दुनिया होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो गांव में रहते हैं। जैसे किसान वगैरह जो होते हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं? वो गाँव में ही रहते हैं। गाँव में रहकर ही वो खेती करते हैं। तो हमें गांव जाकर भी वहाँ का जो जीवन है उसे अनुभव ज़रूर करना चाहिए। जैसे शहरों में एसी हैं हमारे पास, गांव में एसी नहीं होते। शहरों में हमारे पास गाड़ियाँ हैं, स्कूटी है, तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये साधन हमें गांव में देखने को नहीं मिलते। शब्दकोश। पगडंडी, छोटा कच्चा रास्ता। स्मॉल कार्ट ट्रैक, शांत, चुप,
साइलेंस, स्वच्छ साफ क्लीन, रिश्तेदार सगे संबंधी रिलेटिव्स, परिचित जानकार नोन वर्ड्स, साल ईयर। आओ बच्चों इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। क्या आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है? यदि हाँ तो नाम बताइए। आप कहाँ घूमना चाहोगे, देश में या विदेश में? तो आपको बताना है कि क्या आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है। अगर हाँ तो उसका नाम आपको बताना है। साथ ही साथ आप देश में कहाँ घूमना चाहोगे या फिर आप विदेश में घूमना चाहते हो तो उसका भी आपको उस जगह का नाम बताना है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क विदेश में रहते हैं, ए भव्या, बी विवेक, ये दोनों डी इनमें से कोई भी नहीं। तो भव्या और विवेक जो है ये कहाँ रहते थे, ये विदेश में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे साइड में आपको बॉक्स दिया गया है, आपको सी का जो ऑप्शन है विकल्प है उस गोले पे आपको पूरा रंगना है। ख छुक छुक कौन रहती है, बस, बी हवाई जहाज, सी रेलगाड़ी या फिर डी बैलगाड़ी। तो छुक छुक कौन करती है, छुक छुक जो है रेलगाड़ी करती है। तो इसी तरीके से आप सी का जो गोला है इसे पूरी तरह से रंग देंगे। ग खेतों में कौन काम कर रहा था, ए दर्जी, बी सैनिक, सी किसान या फिर डी नेता। तो खेतों में करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम किसान बोलते हैं। गांव का वातावरण कैसा था, ए स्वच्छ, बी शांत, सी ये दोनों, डी अशुद्ध। तो गांव का वातावरण स्वच्छ और शांत था, वहाँ शहरों जैसा शोरगुल नहीं था। ठीक है, तो सी जो ऑप्शन है विकल्प है इसको आप पूरी तरीके से रंग देंगे। किसने किससे कहा, मैं तुम सबको अपना गांव घुमा लाऊं, ये दादाजी ने कहा बच्चों से। गांव में क्या देखेंगे, ये बच्चों ने कहा दादाजी से। क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है, ये भव्या ने पूछा अपने दादाजी से, या दोनों बच्चों ने पूछा अपने दादाजी से। सही या गलत चुनिए। विवेक और भव्या के दादा दादी भारत में रहते हैं, सही। सब रिश्तेदार विवेक और भव्या से मिलकर दुखी हो जाते हैं, गलत। रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे, सही। नदी में गाय भैंस नहा रही थी, गलत, वहाँ पे तो बच्चे नहा रहे थे। सभी किसान दादाजी के परिचित थे, सही। चौथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विवेक और भव्या भारत क्यों आते थे, वे भारत अपने दादा दादी से मिलने आते थे। दादाजी ने विवेक और भव्या को कहाँ घुमाया, दादाजी ने विवेक और भव्या को कहाँ घुमाया, अपने गांव। विवेक और भव्या को बैलगाड़ी में बैठकर कैसा लगा, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। दोनों बच्चों ने खेत से तोड़कर क्या क्या खाया, उन्होंने खेत से गाजर, मूली और दूसरी सब्जियां खाई। पाठ से आगे की बात, ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में कहाँ मिलता है। विवेक और भव्या ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि गांव में जितनी स्वच्छता होती है उतनी स्वच्छता हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। शहरों में क्या होता है, इधर उधर कचरा गिरा होता है, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता। शहरों में जो गाड़ियां होती हैं उनका बहुत शोर होता है, लेकिन गांव में शांति होती है क्योंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होता। क्या आप किसी नदी में नहाए हैं? बाथरूम में नहाने और नदी में नहाकर आपको क्या अंतर लगा है? तो बच्चों ये आपको बताना है कि क्या आप किसी नदी में नहाए हैं। अगर नहाए हैं तो आपको बताना है कि जो आप बाथरूम में नहाते हैं और जो आप नदी में नहाते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। क्या तैरना स्वयं सीख सकते हैं? आपको बताना है बच्चों, क्या तैरना हम स्वयं सीख सकते हैं। भाषा का खेल, जोड़े बनाइए। दादा का क्या होगा बच्चों बताओ? बिल्कुल सही, दादी। नाना का नानी, भाई का बहन, बैल का गाय। दूसरा, वर्णों को क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। अब यहाँ पे कुछ शब्द जो हैं वो आगे पीछे लिखे गए हैं, कुछ यहाँ पे वर्ण आप देख पा रहे हैं ये आगे पीछे लिखे गए हैं, इनको आपको सही तरीके से लिखकर एक शब्द बनाना है। जैसे कि तरभा, ये बन गया भारत। शबू खू, ये बन जाएगा खुशबू। री गा ल रे, ये बन गया रेलगाड़ी। ह श र, ये बन गया शहर। ज न इन, ये बन गया इंजन। सा की न, ये बन गया किसान। ज गा र, ये बन गया गाजर।
र ट म, ये बन गया मटर। तीसरा, कर लगाकर लिखिए। उठा जमा कर, क्या बन गया? उठकर। उतर जमा कर, क्या बन गया? उतर कर। देख जमा कर, देख कर। तोड़ जमा कर, तोड़ कर। कूद जमा कर, कूद कर। सुन जमा कर, सुनकर। समझ कर लिखिए। सड़क, सड़कें। रास्ता, रास्ते। इसी तरीके से बस का क्या बन जाएगा? बसें। झूला का बन जाएगा झूले। फसल का फसलें। पौधा का पौधे। गाजर का गाजरें। और बच्चा का बन जाएगा बच्चे। पांचवा, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला है विदेश, तो भव्या और उसका भाई कहाँ रहते थे? विदेश में रहते थे। रिश्तेदार, उनके दादाजी और कुछ रिश्तेदार भारत में रहते थे। आवाज़, मेरे दादाजी ने मुझे आवाज़ लगाई। सचमुच, ये बिल्ली का बच्चा सचमुच बहुत ही प्यारा है। शांत, गांव का जो वातावरण होता है कैसा होता है? स्वच्छ और शांत होता है। बच्चों की सभा, बताओ क्या करोगे? यदि आप गांव में जाएंगे तो आप वहाँ क्या क्या करेंगे? बच्चों, ये आपको बताना है। अगर आप गांव जाएंगे तो आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ करेंगे। आओ कुछ करें। क्या आपका कोई रिश्तेदार किसान है? यदि हाँ तो आपको उसकी दिनचर्या की एक सारणी तैयार कीजिए। आपको क्या करना है? अगर आपका कोई रिश्तेदार किसान है तो आपको पूरे दिन वो क्या क्या करते हैं उसकी एक सारणी बनानी है। ठीक है, जैसे वो सुबह उठते हैं, खेतों में जाते हैं, कुछ भी जो भी वो काम करते हैं उसकी एक सारणी आपको बनानी है। ध्वनि पहचानो, चित्रों को उसकी ध्वनि से मिलाइए। गड़गड़, गड़गड़ क्या करते हैं बच्चों? बादल करते हैं। ढम ढम ढोलक करता है। डम डम डमरू करता है। और खड़बड़ बैलगाड़ी करती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहरा